हाय एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विज़न आईएएस की मई मंथ की जो मंथली मैगज़ीन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हर वीडियो में हम एक सब्जेक्ट पे बोलूँ या एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। जैसे राज्य व्यवस्था और शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे हमारी पहली वीडियो रहेगी, उसके बाद आईआर पे, उसके बाद इकोनॉमी में, ऐसे करके आपको वीडियो हर रोज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी और गवर्नेंस। इसमें पहला टॉपिक है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। जैसे कि आपको पता होगा जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लद्दाख जैसे हिमाच्छादित क्षेत्र होंगे वहाँ जो जनगणना की शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी, और जो अन्य राज्य होंगे या अन्य क्षेत्र होंगे वहाँ 1 मार्च 2027 से। अब जो जनगणना होने वाली है उसमें अब जातिगत जनगणना को भी ऐड किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें वो है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना है। मैं बता दूं, स्वतंत्रता से पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, ये पहली है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटल माध्यम, पेन और पेपर से रिकॉर्ड करने के साथ ही जो डाटा इन्होंने रिकॉर्ड करना है उसमें मोबाइल एप्लीकेशन का भी ये यूज़ करेंगे। भारत में जनगणना की अगर बात कर लें तो आपको पता होगा जनगणना जो होती है वो हर एक दशक के अंतराल पर आयोजित की जाती है। जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक डाटा, सामाजिक और आर्थिक डेटा को प्राप्त किया जाता है इस जनगणना के माध्यम से। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित अंतराल में जनगणना होती है। हालांकि जो कोविड-19 हुआ था उस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। अब हम कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं। और चाहे तो आप जैसे अगर जातिगत जनगणना से रिलेटेड ही अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची के तहत भी संघ सूची की प्रविष्टि 69 में शामिल है। बस आपको ये पता होना चाहिए संघ सूची का विषय है। कानूनी प्रावधान दो हैं, जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना नियमावली 1990। इसमें आपको अगर आप ये अधिनियम और ये नियमावली देखते हैं तो इसमें क्या होगा, कानूनी प्रावधान है जैसे जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य क्या, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इन चीज़ों का उल्लेख होगा। साथ ही भारत के जो एक मिनट में इसको साफ कर देती हूँ। जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं उनको जनगणना पत्र डिज़ाइन करने का अधिकार है। तो अभी तक जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनको आप अपनी जो आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे उनमें हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था 1881 में भारत में जनगणना शुरू हुई थी, और 1941 के बीच आयोजित जितनी भी जनगणनाएं हुई थी सब में जातिगत जनगणना हुई थी। लेकिन 1941 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए थे। तो 1931 की जो जनगणना उसी को लास्ट माना गया। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी जिसमें SC ST वाला डाटा तो कलेक्ट किया गया, लेकिन जो जातिगत जनगणना, जो सामान्य जातिगत जनगणना थी उसको छोड़ दिया गया था। हालांकि 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बोला गया था, बोला कि जो OBC है कि राज्य विशिष्ट सूचियाँ तैयार करने के लिए तुम राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कर सकते हो, और किया भी है टाइम टाइम पर राज्य ने। 2011 की जनगणना के साथ एक अलग सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी आयोजित की गई थी, हालांकि इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो ये पहला जातिगत जनगणना होगा। अब हम ये इससे नीचे जो हम पढ़ेंगे वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए जो पढ़ना है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, मेंस में बहुत स्कोप होता नहीं है लिखने के लिए, तो हमें मेन मेन हेडिंग याद रखनी है। जैसे हम पहला पढ़ें तो संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए आर्टिकल 340 बोलता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है, ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा सके। दूसरा है नीति निर्माण के लिए। आप भी आपको शायद पता होगा कि जब तक आपके पास किसी विशेष वर्ग का या वर्ग का डाटा ही उपलब्ध नहीं है तो आप उनके लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे, कैसे नीतियां बनाएंगे। तो जातिगत जनगणना से हमें विभिन्न जो जातियां हैं उनके बारे में डाटा उपलब्ध होगा, तो उससे हम कल्याणकारी योजनाएं तथा जो लक्षित समूह हैं उन तक लाभ पहुंचाना हमारे लिए आसान होगा। एक एक बार आप रीड कर लेना, लेकिन आपको मेन हेडिंग समझना है, लिखना अपने ही हिसाब से है। सकारात्मक उपाय क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी में आप आरक्षण दोगे तो कैसे दोगे, आपको जब एग्जैक्ट डाटा पता होगा। ठीक हो गया। अगला है उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, OBC और जो अन्य समूह हैं उनके उपवर्गीकरण में मदद मिलेगी किससे, जातिगत जनगणना से। अब इसका उपवर्गीकरण का लाभ क्या है, इससे लाभों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने तथा OBC समूह की जो विभिन्न जातियां उनके बीच व्याप्त असमानताओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है। मतलब जो OBC समूह है ना,
आपको पता होगा उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर तो होता ही है, लेकिन क्या है कि जो अलग अलग समूह है जिनको ओबीसी मिला है उनकी कंडीशन में बहुत अंतर है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। तो हमें कोशिश करना है कि जो और ज़्यादा निम्न वर्ग पे है, जिनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है, आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक स्थिति जिनकी नहीं है, हमें उनको उनके लिए योजनाएं बनानी है। तो इसलिए हम उपवर्गीकरण करेंगे। अगला क्या है, व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए जातिगत जनगणना में अगर हम जातिगत जनगणना अगर हम करते हैं तो हम एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, जो कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें उपवर्गीकरण में, ये सारी चीज़ें। अब जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं कौन कौन सी हैं? पहला, सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या। 2011 में क्या हुआ था ना, आप इस पॉइंट को समझना कि क्यों सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या है जातिगत जनगणना में। 2011 में क्या हुआ था, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में दोहरी प्रविष्टियां या दोहराव और वर्तनी अशुद्धियों के कारण जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दर्शाई गई थी। मतलब जैसे कोई एक जाति है, उसका उच्चारण आपने कुछ अलग किया और मेरे से कुछ अलग उच्चारण हुआ, तो मात्राओं की मिस्टेक की वजह से जातियाँ ज़्यादा दिखी, जबकि थी वो एक ही जाति। लेकिन या तो मात्रा लिखने में गलत हुआ, या जिन्होंने उच्चारण किया उनके उसमें गलती हुई, तो इस वजह से क्या हुआ, डेटा में सटीक डेटा हमें नहीं मिल पाया था। जो जातियाँ थी उनकी संख्या बढ़ चढ़ कर दर्शाई गई थी। अगला, वर्गीकरण से जुड़ी समस्याएं क्या है? केंद्र और राज्य द्वारा जो जारी जाति सूचियां होती हैं उनमें अंतर होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती है। कैसे? देखिए, जो हरियाणा है वहाँ जाटों को ओबीसी दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया है। तो सेंटर अगर जातिगत जनगणना करती है तो फिर वो क्या करे, जाटों को ओबीसी में डालें या उत्तर प्रदेश की तरह जाटों को ओबीसी में ना डालें? तो वर्गीकरण से जुड़ी समस्याएं हैं। तीसरा क्या है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला। आप हर जगह पढ़ते होंगे, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, हर जगह पढ़ते होंगे कि जो जातिगत मामला है वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होता है। राजनेताओं द्वारा वोट बैंकिंग के लिए जाति का प्रयोग किया जाता है हर बार। अगला है, निजता से जुड़ी चिंताएं। अब डिजिटल माध्यम से आप जातिगत जानकारी एकत्र करोगे तो डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी समस्याएं तो पैदा होंगी ही। तो ये सारी हमने चुनौतियां पढ़ ली। चुनौती चिंताओं में आपको बस यही तो पढ़ना है कि डेटा अच्छे से सटीक डेटा नहीं हो पाता है, रिपोर्टिंग की समस्या है और निजता से जुड़ी समस्याएं, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आगे की राह, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं जहाँ सोल्यूशन पूछा होता है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या रीज़न है, क्या चुनौतियाँ हैं। अब आपने जो यहाँ चिंताएं पढ़ी हैं, जो चुनौतियाँ पढ़ी हैं, उन्हीं को आपको सोल्यूशन में दे देना है। चिंताएं जो थी उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जो अधिकारी या जो कर्मचारी डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो उनको आपको प्रशिक्षण देना है और उन क्षमता निर्माण करना है, ताकि वो सटीक डाटा इकट्ठा कर सकें, ताकि वो वर्तनी संबंधी त्रुटियों से बच सकें, जातिगत गणना में दोहराव ना हो। तो ये सारी चीज़ें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से होगा। परामर्श प्रक्रिया, भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं उन और जनगणना आयुक्त हैं उनको क्या करना है, जो शिक्षा जगत के विशेषज्ञ हैं, जाति समूह है, राजनीतिक संगठन है और आम जनता, उससे परामर्श करना है, ताकि उन्हें जातिगत जनगणना कराने के जो सही तरीका है उसको तैयार किया जा सके उनके द्वारा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक जाति निर्देशिका जारी करने की बात की गई है, वैसे 2-3 काफ़ी हैं। तो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला है गैर सरकारी विधेयक। आपको पता होगा विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। गैर सरकारी कौन होता है? पहले तो आपको समझना होगा सरकारी सदस्य कौन से होते हैं। जो संसद होती है उसमें सरकारी सदस्य कौन होता है? मंत्री। जितने भी मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हैं, और जो गैर मंत्री हैं, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गैर सरकारी वो हैं जो अपोजिशन पार्टी के, नहीं, वो रूलिंग पार्टी के भी सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, वो क्या है, गैर सरकारी। मतलब मंत्रियों को छोड़ के जितने भी सदस्य होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो एक रिसर्च की रिपोर्ट आई है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला कि हाल के वर्षों में संसद के जो दोनों सदन है उनमें गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है। आपको पता होगा कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो सरकारी विधेयक होते हैं वही पेश किए जाते हैं, यानी मंत्रियों द्वारा। जैसे कोई कृषि मंत्री है तो वो कृषि से रिलेटेड कृषि से रिलेटेड बिल पेश करते हैं, वित्त मंत्री वित्त से रिलेटेड, तो वो सारे सरकारी बिल होते हैं। तो हाल ही में ये पता चला है कि जो गैर सरकारी विधेयक है उनको मिलने, जो उनको सदन में टाइम मिलता है उसमें कमी आई है। तो हमें वही चीज़ें पढ़नी है कि गैर सरकारी विधेयक
क्या है और क्या महत्व है उन विधेयक का। तो ये सारी चीज़ें हमने मतलब हमें एटलीस्ट आइडिया होगी क्या सारी चीज़ें हैं। पहला परिचय, संसद में जो सदस्य मंत्री नहीं होते हैं, गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, उनके द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक होते हैं उसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। ठीक। अगला क्या है, गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने, अगर जो गैर सरकारी सदस्य, मान लीजिए आप ही सांसद हैं, आपको विधेयक प्रस्तुत करना है तो आपको 1 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। ठीक हो गया। अगर आप लोकसभा के हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और अगर आप राज्यसभा में हैं तो सभापति को देंगे। ठीक हो गया। गैर सरकारी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी मिल जाती है तो लोकसभा में, अब समझिए मैंने क्या बोला, अगर आपको आप गैर सरकारी सदस्य हैं, आपको प्रस्तुत करना है तो आपको पहले तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा लोकसभा में अध्यक्ष को, और राज्यसभा में सभापति को, वो अनुमति देंगे, उसके बाद ही आप पेश करेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि हर दिन कभी भी आप वो बिल पेश कर सकते हैं, उसके लिए टाइमिंग और डे डिसाइड है। लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्रवाई के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं। कब? शुक्रवार की कार्रवाई के अंतिम 2.5 घंटे, और प्रत्येक शुक्रवार है। ठीक हो गया। राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार है। वहाँ क्या है? प्रत्येक शुक्रवार। यहाँ प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार, यानी एक शुक्रवार के अंतराल पर दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि पहला जो गैर सरकारी विधेयक था वो मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था। ठीक हो गया। गैर सरकारी विधेयकों का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। गैर सरकारी विधेयक आपको पता लग गया, जो गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और आपने प्रोसीजर देखी कि कैसे हमें प्रस्तुत करना होता है। इसका महत्व क्या है ये समझिए। पहला तो है नीतिगत नवाचार है। ये विधेयक सांसदों को ऐसी नई नीतिगत पहल, नीतिगत नवाचार का मतलब क्या है कि हो सकता है ना कोई ऐसा मुद्दा हो जो मंत्रियों की नज़र से बाहर हो, तो ये विधेयक जो होते हैं गैर सरकारी विधेयक, सांसदों को, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, उनको ऐसी नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें सरकार ने अब तक नज़रअंदाज किया हो। ठीक हो गया, या प्राथमिकता न दी हो। ठीक हो गया। अगला क्या है? सुधार की संभावना। ठीक। इसका वैसे ना आपको एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नीतिगत नवाचार आपने पढ़ा, तो नीतिगत नवाचार में आपको सीधे आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2019 एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में बोला था कि अगर कर्मचारी उनके नियत कार्य घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने का कानूनी अधिकार देता है। ये विधेयक क्या करता है? कर्मचारियों ने अगर अपने जो नियत घंटे हैं उसके बाद अपना काम, उन नियत घंटों में उन्होंने काम कर लिया है, तो उसके बाद उससे संपर्क नहीं किया जाएगा। ये कानूनी अधिकार देने का प्रावधान शामिल था इस एक्ट पे, और ये एक गैर सरकारी विधेयक था जो 19 में पेश किया गया था। सुधार की संभावना, गैर सरकारी विधेयक पुराने कानूनों में सुधार और नए मुद्दों पर नई बहस को प्रेरित करता है। ठीक। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 आया था। ये एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सरकार ने ये एक्ट पेश किया। ठीक। अगला है पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति। कोई भी सांसद जो है वो पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये जो गैर सरकारी विधेयक है। निगरानी और संतुलन, विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। अब वर्तमान में गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, इसके रीज़न हमने देखने हैं। पहला तो है व्यवधान। व्यवधान क्या है? बार बार, पता होगा बैठक में कई बार हंगामा हो जाता है, तो बैठक स्थगित हो जाते हैं सत्रों में हंगामा होने की वजह से, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। ठीक हो गया। अगला, जैसे एग्जाम्पल में लिख भी देना, 17वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान लोकसभा में इतने और राज्यसभा में इतने गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए थे, लेकिन 2 ही लोकसभा में प्रस्तुत हुए और 14 राज्यसभा में। ये पास नहीं हुए हैं, ये प्रस्तुत हुए हैं। सोच लो आप, इतने लोकसभा में प्रस्तुत होने के लिए जिन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन उनमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में और 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। ठीक हो गया। अगला क्या है? परिक्रिया संबंधी समस्याएं हैं। गैर सरकारी विधेयकों के लिए जो आवंटित समय है वो क्या है? सप्ताह में केवल 2-3 घंटे। इस कारण से चर्चा शुरू होने में कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक हो गया। संसाधनों की कमी है। अब एक चीज़ बताइए, जब कोई भी वित्त मंत्री है या कोई कृषि मंत्री है, वो कोई विधेयक बनाता है ना, तो खुद से थोड़ी बनाता है, उनको सलाह देने के लिए पूरी एक टीम होती है। लेकिन जो कोई सांसद है, गैर सरकारी सदस्य जो है, उसके पास अनुसंधान सहायता, विधेयक का प्रारूप तैयार करना की विशेषज्ञता या संस्थानों के समर्थन का अभाव होता है। तो इसलिए भी जो है विधेयकों की संख्या ही कम है। पारित होने की बहुत कम संभावना होती है।
ठीक हो गया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी होती है, कोई इतना ध्यान देता नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी क्यों है? क्योंकि सांसदों को भी पता है, अरे कहाँ पहले तो नंबर ही नहीं आएगा। ठीक हो गया। इतना कम टाइम होता है तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जो सांसद होते हैं कि वो अपनी साइड से कोई विधेयक प्रस्तुत करो। ठीक है, सरकार प्रस्तुत कर तो रही है तो वो इसमें चलते हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ें हो सकती है, आगे की राह क्या हो सकती है? जो यहाँ कमियाँ आपने देखी थी ना, उन्हीं को आपको सुधारना है। जैसे आपने यहाँ देखा, हमने क्या देखा, प्रक्रिया संबंधी समस्याएं, तो प्रक्रियाओं को सरल कर लो। अनुसंधान सहायता दे दो सांसदों को और संस्थागत सहायता दे दो। बस यही सारी चीज़ें हैं।